वीडियो मेडिकल सेक्शन का, तो हम थोड़ा बेसिक से चलते हैं ज़ीरो से। सबसे पहले ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, ये जो हिमेटोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं हिमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड एंड डिसऑर्डर्स। क्या? स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी एंड देयर डिसऑर्डर्स। ब्लड के जो फिजियोलॉजी हम डिसऑर्डर्स को जिसमें हम पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। ओके, तो हम अभी तुम्हें पता ही होगा कि मतलब तुम्हें 4 दिन से बुखार आ रहा है, पहले दिन तुम्हें बुखार आया, तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर इन्वेस्टिगेट किया, डायग्नोस किया और तुम्हें दवाई दिया। एंड थोड़ी देर के लिए कम होता है, फिर फीवर आ जाता है, फिर नौशिया, वॉमिटिंग, वही वीकनेस, फिर ठंडी लगती है, ये सब चीज़ें होती है। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन यही चीज़ होता है। वो दवाई तुम लेते हो, पूरा डोज खत्म हो जाता है, फिर भी वो जो चीज़ है, वो जो सिम्टम्स वो कंटिन्यू ही रहते हैं। चिल, फीवर का एक पर्टिकुलर टाइम पे फीवर आना, ये सारे चीज़ें कंटिन्यू रहते हैं। तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि जाओ ब्लड टेस्ट कराओ। तो डॉक्टर ब्लड चेकअप कराने के लिए एक पर्सन को बुलाते हैं, इंट्रावेनस के थ्रू ब्लड लेंगे और ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और वो उस इन्वेस्टिगेशन को क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। और ये हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू, और वो ब्लड हिमेटोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो ब्लड को एग्जामिन करके, DMLT जो करते हैं ना, वो ब्लड को चेक करके बोलते हैं कि मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे कि तो ये सिम्टम्स जो मैंने बोला है, चिल, फीवर, ये सारे चीज़ें किसके सिम्टम्स हैं? किसके सिम्टम्स लग रहे हैं? मलेरिया में ये चीज़ में, जब मलेरिया के जो स्पोर्स होते हैं वो जाके लिवर पे जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमें चिली फील्स आते हैं, हमें ठंडी लगती है। तो वो हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में हमें पता चला कि पैरासाइट, जो मलेरियल पैरासाइट्स जो है वो हमें देखने को मिले। तो उससे पता चला कि भाई ये जो पर्सन है उसको मलेरिया हुआ है, तो इसको मलेरियल, मतलब जो मलेरिया वो जो मलेरिया को ट्रीट करने वाले मेडिसिन उसको देना ज़रूरी है, ना कि नॉर्मल फीवर और जो वॉमिट के लिए, चिल्स के लिए देते हैं वो मेडिसिन कोई काम नहीं आने वाले। तो ब्लड मतलब एक हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब जो थोड़ा सा 5 ml 10 ml जो भी ब्लड लिया उसने, उस ब्लड के थ्रू हमें इतना सब कुछ पता चले। तो ब्लड के अंदर क्या है, क्या उस चीज़ में, तो ये ब्लड के वजह से हमें बहुत सारे डिजीज़ को हम डायग्नोस कर सकते हैं, ये ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड के अंदर ही हर चीज़ होता है। ब्लड के अंदर RBC, ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, हर चीज़ उसी में होता है। बहुत सारे प्रोटीन्स, अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज़ हुआ है, ओके, तो कोई जैसे कि हीमोलाइटिक एनीमिया हुआ। हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब RBC जो है वो टूटता जा रहा है, मतलब ब्रेक होता जा रहा है। हीमोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द RBC। जब हीमोलाइसिस होता जा रहा है तो नॉर्मली अपनी RBC का ड्यूरेशन कितना होता है, मतलब कितने साल तक वो जीता है? 120 डेज। 120 डेज़ के बाद RBC क्या हो जाता है कि वो सलाइन हो जाता है, मतलब एकदम पतला हो जाता है, और वो जैसे स्प्लीन के कैपिलरीज के थ्रू निकलता है तो वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसको कौन खा जाता है? ओके, तो उसके अंदर का जो हीमोग्लोबिन है वो कौन लेके घूमता है? सेल्स के थ्रू। वो जो हीमोग्लोबिन जो है वो काम की चीज़ है ना। ओके, तो हीमोग्लोबिन को कौन लेके घूमता है? हिपेटोग्लोबिन। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ये हम क्लिनिकल सेक्शन में, इसके ऊपर क्लिनिकल सेक्शन वाला भी एक वीडियो बनेगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे हिपेटोग्लोबिन। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। हिपेटोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो, इसको हम प्लाज्मा प्रोटीन भी बोल सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं। हाँ, तुम लोगों को पता होगा कि कोई भी बुक में पढ़ा होगा कि प्लाज्मा प्रोटीन 3 ही होते हैं, और 4 कौन से? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, ये 3 होते हैं। ये तीन तो हमें डिटेलली हम पढ़ेंगे, बट एक्स्ट्रा जो ऐसे हिपेटोग्लोबिन जो है, जैसे ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बारे में, प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में भी हम बहुत सारे क्लिनिकल एस्पेक्ट में देखेंगे। मतलब कोई डिजीज़ हुआ है तो उस सिचुएशन में वो एक पर्टिकुलर प्लाज्मा प्रोटीन जो है इंक्रीज हो जाता है। उससे हमें पता चलता है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज हुआ है, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब इसके अंडरलाइंग डिजीज कौन सा वो हमें पता चल जाएगा। तो मतलब हीमोलाइटिक एनीमिया में जो RBC टूट रहा है उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन जो जल्दी जो नॉर्मली 120 डेज में टूटना था RBC को, उससे पहले ही टूट रहा है। तो टूटने की वजह से क्या हो रहा है कि मतलब ज़्यादा हीमोग्लोबिन डिपॉजिट होता है, तो हिपेटोग्लोबिन एक गाड़ी की तरह काम करता है। जो भी हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर पड़ा रहेगा उसको लेके घूमता रहता है। बट ये भी एक लिमिट में ही होंगे ना। जैसे जैसे हीमोलाइसिस RBC का बढ़ता जा रहा है हीमोलाइसिस, तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन टूटता जा रहा है, RBC टूटता जा रहा है,
तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो है ब्लड के अंदर ट्रैवल करता जा रहा है। तो ट्रैवल करते हैं तो जो कितने गाड़ी रहेंगे, ओके, तो ये हिपेटोग्लोबिन की वैल्यू जो है कम हो जाती है। तो मतलब हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर हिपेटोग्लोबिन की वैल्यू कम हो रही है, मतलब कुछ हीमोलाइसिस की सिम्टम्स दिखे जैसे कि जॉन्डिस, ओके, ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिले, तो उससे हम ऐसे एनीमिया के जो हम इन्वेस्टिगेशन हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जब हम करवाएंगे उससे हमें पता चलेगा कि भाई हेपेटोग्लोबिन की वैल्यू कम हुई है। तो हेपेटोग्लोबिन की वैल्यू कम हुई है मतलब जो भी जितना भी हेपेटोग्लोबिन बनाया है वो सारा यूज़ में जा रहा है। तो यूज़ में जा रहा है मतलब नॉर्मली तो इतना नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए ना हेपेटोग्लोबिन का, ये तो कम क्यों हुआ? तो कम क्यों है इसका मतलब तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन वो लेके गाड़ी पे लेके घूम रहा है, तो उसका मतलब हेपेटोग्लोबिन जो है वो कम हो गया। ओके, इसकी वैल्यू कम हुई तो उसका मतलब हमें पता चलेगा कि भाई कोई हीमोलाइसिस हो रहा है, बॉडी में हीमोलाइटिक एनीमिया हुआ है। ओके, तो इसी तरह हमें ब्लड के अंदर बहुत सारे केमिकल्स, प्रोटीन्स और वो सारे चीज़ होते हैं, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा अंडरलाइंग डिजीज़ है। ओके, तो इसीलिए हमें ब्लड को जितना हो सके उतना डिटेल में जाके पढ़ना ज़रूरी है। तो हम नॉर्मल एनीमिया तो मैं पढ़ाऊंगा ही, साथ में क्लिनिकली ये सारे चीज़ें कितना इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकली एस्पेक्ट्स में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्लिनिकल हमने देख लिया कि हिमेटोलॉजी क्या होता है और हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं, तो हम डायरेक्ट ब्लड पे कूद जाते हैं। ओके, ब्लड कैसा, कौन सा कलर का होता है? ब्लड नॉर्मल बेसिक से चलेंगे हम। ओके, ब्लड तो ब्लड कहाँ पाया जाता है? तो तुम बोलोगे कि भाई चोट लग गया, कुछ चोट लगे, इंजरी हुई है तो वहाँ से ब्लड निकल रहा है। सबको लगता है कि भाई कहीं पर भी अपने बॉडी पे, कहीं पे स्किन के अंडर, हमको लगता है कि नॉर्मल, किसी को भी पूछ लो तो जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट है या कोई भी हो तो उसको लगेगा कि स्किन के अंडर जो है ब्लड पड़ा है। नहीं, ब्लड ओनली प्रेजेंट इन द हार्ट एंड वेसल्स में कौन से आएंगे? आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते और वेन्स जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है कैरी करते। तो हमें ब्लड इनमें ही देखने को मिलते हैं। एक तो हार्ट, 2, 3, इन तीनों में ही देखने को मिलते हैं हम ब्लड। और ये आर्टरी या वेन का ब्रेकेज होने के वजह से ही ब्लड जो है लीकेज हो जाता है। तो एक्सेसिव ब्लड, अगर तुम कभी बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स देखे होंगे कोई हेड इंजरी हुआ है, कुछ बहुत खून बह रहा है, बहुत सारा खून बह रहा है, तो वो पेशेंट जो है शॉक में चला जाता है, सर्कुलेटरी शॉक बोलते हैं उसमें। ओके, जो एक्सेसिव ब्लड निकल जाता है तो बॉडी कोप अप नहीं कर पाती है। ओके, तो वो सिचुएशन में क्या होता है कि शॉक में चला जाता है, तो वो एक फैटल है, मतलब पेशेंट मर भी सकता है उस सिचुएशन में। तो ब्लड ओनली प्रेजेंट इन द हार्ट, वेसल्स एंड आर्टरीज। हम बेसिक से चलेंगे, जीरो से डायरेक्ट हाई लेवल तक हम क्लिनिकल एस्पेक्ट सारे पढ़ लेंगे। ओके, तो हम ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट, वेसल्स एंड आर्टरीज, हार्ट, आर्टेरियोल्स एंड वेन्स के अंदर ब्लड जो है प्रेजेंट होता है। तो हम और डिटेल में चलते हैं। ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव। जब हम कनेक्टिव टिश्यू हिस्टोलॉजी हम पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू को हम डिटेल में देखेंगे, तो उसमें हम बता दूंगा कि ब्लड जो कनेक्टिव टिश्यू क्यों होता है। मतलब सिंपली बता दें तो ब्लड जो है हर चीज़ अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन को कनेक्ट करके रखती है। दैट्स वाई वी कॉल इट अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, और अपनी बॉडी में 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड जो है वो घूमता रहता है। अपनी बॉडी में कितना ब्लड होता है? 5 to 6 लीटर। और इसके वेरिएशंस भी होते हैं एज के थ्रू। ओके, एज के थ्रू और सेक्स के थ्रू। फीमेल में अलग होता है, मेल में अलग होता है, बच्चों में अलग होता है, एल्डर्स में अलग होता है, तो सब में अलग अलग वेरिएशन होता है। ओके, 5 to 6 लीटर। और ये इसकी वैल्यू पूरी कम हो गई, मतलब 3 या 2 लीटर के 2 लीटर पर पहुंच गया तो उसे बोलते हैं सर्कुलेटरी शॉक। उसमें पेशेंट जो है मर भी सकता है। ओके, इतना हो गया। एंड एक और पॉइंट, अपनी पूरी बॉडी के वेट में 7 to 8% वेट जो है वो कौन कैरी करके रखता है? ब्लड। ओके, 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड अपनी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है एंड 7 to 8% अपने पूरे वेट में वो ब्लड देता है। ओके, ये हुई नॉर्मल बात। ओके, एंड नाउ हम देखेंगे आगे ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। ओके, एक बार हम ब्लड को ले लिया तो तुम गए, तुम्हारे जो भी फैमिली डॉक्टर है जिसके पास भी गए तुम,
ओके। तो तुम्हें फीवर था, ओके, तो तुम्हें फीवर था, वही जो हम पहले एक पेशेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसको मलेरिया था। तो वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि 4 दिन से तुमको बुखार कम नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, ब्लड चेकअप करवाते हैं। तो डॉक्टर एक पर्सन को बुलाते हैं जो इंट्रावेनस के थ्रू, इंट्रावेनस पता है ना वो, तो ये अपना हाथ है, क्यूबाइटल फोसा, क्यूबाइटल नहीं यार क्यूबाइटल फोसा, ओके, क्यूबाइटल फोसा में वेन होते हैं, ओके, क्यूबाइटल फोसा में वेन होते हैं। तो वो इंट्रावेनस के थ्रू ब्लड जो है वो लेते हैं, ब्लड लेकर वो कलेक्ट करके हम वो अपने लैब में ले जाएंगे, ओके। तो लैब में ले जाने के बाद क्या होता है हम देखते हैं, एक बार स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ओके ओके। तो तुम्हारे ब्लड को उसने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, टेस्ट ट्यूब, ओके, स्ट्रेट नहीं बना, ओके। सो उसने टेस्ट ट्यूब में पूरा ब्लड जो है डाल दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, और टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसने सेंट्रीफ्यूज करवाया। क्या करवाया, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज का मतलब क्या होता है कि ब्लड को बहुत एक पर्टिकुलर आरपीएम में वो घुमाया। तो हम वो पर्टिकुलर ब्लड को इतनी स्पीड में घुमाने की वजह से वो एक डिवाइस होता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है, उसमें रखकर ब्लड को बहुत फास्ट उसने घुमाया। घुमाने के बाद जो भी ब्लड के अंदर जो भी हैवी सब्सटेंस जो है वो नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे, मतलब एक वेट के जो सबसे ज़्यादा वेटेड है वो नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे, उससे थोड़े कम वेट वाले ऊपर, उससे थोड़े कम वेट वाले ऊपर, और उससे कम वाले, इस तरह एक लेयर बनता है, ओके। तो सबसे नीचे जो लेयर बनता है, सबसे नीचे जो लेयर बनता है जो 42 टू 47%, 42 to 47% जो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स बने, ओके। एंड उसके ऊपर ये रेड ब्लड सेल्स इस सबसे वेटेड है, उसके ऊपर कौन से बने, ये एक बफी लेयर है जो 1% है, इसको हम बोलते हैं बफी लेयर। इसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स में पता है ना, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स, इतना तो पता ही होगा, 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई होगा, ओके। ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ओके। एंड थर्ड लेयर जो है वो बना, ये बना 53 to 57%, 53 to 57%, कौन सा बना, प्लाज्मा, ओके। जब हम ब्लड में से आरबीसी और बफी लेयर को निकाल देंगे, जो बचा फ्लूइड है वो प्लाज्मा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ब्लड के अंदर। ये अपनी ब्लड के बहुत सारे फिजियोलॉजी कंट्रोल करता है, फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है, ओके। और देखो ये अब बफी लेयर, ये 3 लेयर बने, हमें पता चला कि इन दोनों को हम मिला के बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इन दोनों को हम मिला के बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। प्लाज्मा के अंदर सेल्स नहीं होते, प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, ओके। एंड नाउ इस बफी लेयर के बारे में एक डिस्कस करते हैं, क्लिनिकल एस्पेक्ट है इसकी, क्लिनिकल। अब ये तुम्हारा ब्लड है, तुम्हारे ब्लड को उसने सेंट्रीफ्यूज करवाया, तो बफी लेयर के अंदर ल्यूकोसाइट्स है, प्लेटलेट्स। तो ल्यूकोसाइट्स में कौन से सेल्स जो फेगोसाइट करते हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, ये सब दिखते हैं। तो जो मलेरियल पैरासाइट्स है उनको किसने उनको फेगोसाइट किया, न्यूट्रोफिल्स ने। तो न्यूट्रोफिल्स यहाँ के, और ये बफी लेयर को डायग्नोस किया, मतलब देखा माइक्रोस्कोप के अंडर, डायग्नोस करके देखने से क्या पता चला कि मतलब ये बफी लेयर एक क्लिनिकल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, जिसके अंदर जो भी मतलब
ब्लड को डायग्नोस करते हैं, उसके अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन है, पैरासाइट इन्फेक्शन है, उससे हम बफी लेयर को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, उससे हमें पता चल जाता है। ओके, तो ये बफी लेयर का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर तुम्हें मलेरिया हुआ है तो मलेरियल पैरासाइट्स इसमें बफी लेयर में तुम्हें दिख जाएंगे न्यूट्रोफिल के अंदर। ओके, वो सेल्स के हम डायग्नोस करेंगे तो डायरेक्टली हमें इन दोनों को छेड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी में हमें मिल जाएगा। ओके ओके, तो ये हुआ इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो हमें ब्लड को हमने लिया, इसके अंदर डाल दिया। ओके, डालने के बाद हमें 3 लेयर मिले, प्लाज्मा, बफी लेयर, आरबीसी के अंदर रेड ब्लड सेल्स आएंगे जो 42 to 47%। बफी लेयर जो है क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लैब में कोई मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, पैरासाइट्स इन्फेक्शन है, तो वो बफी लेयर को डायग्नोस करने से, माइक्रोस्कोपिकली देखने से हमें पता चल जाएगा। एंड प्लाज्मा में बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के फिजियोलॉजी को मेंटेन करके रखते हैं। ओके, दिस इज अ नॉर्मल, ब्लड के अंदर क्या होता है। ओके, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। ओके ओके ओके, ये एक छोटा सा टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ ब्लड। ये एग्जाम में 5 मार्क का पूछ सकते हो। ओके ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन में 5 मार्क का ये फंक्शंस ऑफ ब्लड पूछ सकते हैं, हो जाएगा 2 मिनट का। तो सबसे पहले ब्लड कलर, बॉडी कलर। एक सबसे पहला फंक्शन ब्लड बॉडी कलर, अपनी बॉडी के जो कलर को मैं मतलब बता के रखते हैं। देखो जैसे कि एनीमिया होता है, एनीमिया में ब्लड का हीमोग्लोबिन का आरबीसी का काउंट जो है पूरा कंप्लीट मतलब डाउन हो जाता है। ओके, तो एनीमिया में आरबीसी हीमोग्लोबिन डाउन होने की वजह से अपना स्किन जो है पेल दिखने लग जाता है। तो मतलब बॉडी का जो नॉर्मल कलर मेंटेन करके रखता है वो कौन कलर करता है? ब्लड का काम है। एक तो स्टोरेज वाला काम, अपनी ब्लड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस, प्रोटीन, लिपिड्स, ओके, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे स्टोर होते हैं। ओके, इम्यूनिटी, अपने ब्लड के अंदर ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स ओके होते हैं ना। ल्यूकोसाइट्स के अंदर बहुत सारे ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ओके, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सारे जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ब्लड के अंदर होते हैं। एसिड बेस बैलेंस करते हैं। ओके, वाटर होम्योस्टेसिस प्रोवाइड करते हैं। एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन तो तुम्हें पता ही है, ब्लड के अंदर बहुत सारे केमिकल्स जो काम के नहीं है वो सारे किडनी के थ्रू जाकर एक्सक्रीटर, मतलब ब्लड नहीं होगा तो एक्सक्रीशन कहाँ से होगा भाई। ओके, टेम्परेचर रेगुलेशन, अपने ब्लड जो है अपनी बॉडी का अंदर का जो टेम्परेचर है, जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके थ्रू जो भी हीट रिलीज हो रहा है, मेटाबॉलिज्म में अगर मेटाबॉलिज्म में 2 होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब काटना, कोई चीज़ कट रही है तो एनर्जी रिलीज होगी, कोई चीज़ बन रही है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ओके, तो कोई चीज़ कट रही है तो कोई एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में निकल रहा है, तो वो बॉडी के अंदर जो हीट एनर्जी फॉर्म निकल रहा है। अभी देखो अपनी हाइपरथायरॉइडिज्म में क्या होता है कि अपनी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो है हाई हो जाता है, तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म हाई होता है, क्यों? एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। ओके, तो वो कैटाबॉलिज्म बढ़ने के जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी, तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो अपनी ब्लड क्या करता है, ब्लड जो है वो अपनी बॉडी का जो भी हीट है वो एब्जॉर्ब करके बॉडी के सरफेस को दे देता है। ओके, सरफेस को दे देता है। ओके, ये अपना ब्लड का एक फंक्शन है। एंड ट्रांसपोर्ट मीडियम, जो भी हार्मोन्स है, अभी थायराइड हार्मोन T3 T4 रिलीज हो रहा है, वो जाके बॉडी के हर एक ऑर्गन को सप्लाई करना है। ओके, तो वो ट्रांसफर कौन करेगा, हार्मोन्स को ले जाएगा कौन? एल्बुमिन जो है वो एक हार्मोन ट्रांसपोर्ट की तरह भी काम आता है। जो भी हार्मोन्स रिलीज होता है, केमिकल जो भी रिलीज होता है, जो हार्मोन्स भी प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, स्टीरॉइड्स के फॉर्म में होते हैं, वो सारे हार्मोन्स को ये ब्लड के अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन के कुछ प्रोटीन्स जो है वो गाड़ी की तरह काम करते हैं, जो हार्मोन्स को लेके घूमते हैं ब्लड के अंदर, तो ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह भी काम आता है। रेस्पिरेटरी फंक्शन ये तो सबको पता है, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर भेजना, ये वाला काम भी अपना ब्लड ही करता है। ब्लड के अंदर कौन करता है? आरबीसी करता है। ओके, एंड न्यूट्रिटिव फंक्शन जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। ओके, तो ये नॉर्मल फंक्शंस ऑफ ब्लड जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने डिस्कस किया है। ओके।